For as long as I live and as long as I live, I will never not think about you. सो हाय एवरीवन। मैं आज नई सीरीज़ की शुरुआत कर रही हूँ। तो यहाँ पर वो सोचती है कि बस मेरा जो जन्म है वही जुर्म बन गया है। वो लोग मेरी मॉम को सूरज बताते थे, एवियन फैमिली का। वो औरत जो मर गई क्योंकि उसने मुझे जन्म दिया। और वो बोलती है कि मैंने कभी मांगा ही नहीं कि आप मुझे जन्म दें, अगर ये सब आपकी मौत को दावत देगा। जैसे ही मेरा जन्म हुआ, वैसे ही इन लोगों ने मुझे एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जो अलग था उन सबसे हट के। और एक लड़की जो उसे बोल रही है कि सही से खड़े हो जाओ, कितनी बार कहूँ मैं तुमसे, और ये घटिया सा चेहरा मत बनाओ तुम। और उसे मारने लगती है और उसे मार के नीचे गिरा देती है और उसे मॉन्स्टर बुलाती है। वो जो जो नौकरानी आई थी वो मेरी मॉम की फैमिली की तरफ से आई थी, और उस मेड ने मेरी मॉम का ख्याल रखा था और उनकी बहुत कदर करती थी। और इसका साफ-साफ मतलब था कि वो मुझसे नफ़रत करेंगी। और वो कहती है इसकी मेड कि मास्टर ने कहा है कि तुम कभी इसे दिखो ना। ये पहला चीज़ उन्होंने कहा था जब तुम पैदा हुई थी। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूँ। और तब वो सोचती है कि हाँ, ये सच है, चाहे कुछ भी हुआ, मेरे डैड उन्होंने मुझे इग्नोर किया। एक दिन जब मैं ये सब कुछ सह नहीं पाई, तो मैं उनके पास भाग कर गई, ये सोचकर काश उन्हें पता चलेगा तो शायद वो जैसे ही वो अपनी बातें बताने लगती है तो उसके डैड उसे अजीब तरह से देखते हैं गुस्से से और बोलते तुम क्या कर रही हो। और उसके डैड बोलते कि इसे वापस वहीं पर पहुंचा दो। तब वो सोचती कि हाँ, तभी मैंने सब कुछ छोड़ दिया। ये आस रखना कि डैड कुछ करेंगे, ये मुझे सिर्फ तकलीफ ही पहुंचा रहा था। जब मुझे मारा जाता था तो मैं मैजिक का यूज़ करती थी, थोड़ा आराम के लिए, नहीं तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। वो लोग कहते मारते हुए ऐसे कि एक बार तुम 13 साल की हो गई तो तुम मिलिट्री में जा सकती हो। बस यही एक बात थी जो मुझे ज़िंदा रहने के लिए कुछ उम्मीद दे रही थी। और जब मेरा 13वां बर्थडे आया, वो दिन, वो बोलती है बहुत वक्त हो गया डैड। उसके डैड पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए, और वो सोचती है कि ये आखिरी बार होगा कि मैं तुम्हें वो सब कहकर जाऊंगी जो मैंने सोचा कि मैं कहूंगी। और वो बोलती है कि मैं आज 13 साल की हो गई हूँ, शायद आपको पता होगा। तब उसके डैड बोलते तो क्या, पार्टी दो तुम्हारे लिए। तब वो बोलती नहीं, मैं मिलिट्री जा रही हूँ और मैं कभी आपको वापस देखने नहीं वाली हूँ, इसके लिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ। और उसके डैड उसमें उसकी मॉम को देखते हैं, वो बिल्कुल उन्हीं की छवि है और वो देखकर शॉक हो जाते हैं और सोचते प्रिसिला। और कहती है वो कि तुमने मुझे जन्म दिया है और इस दुनिया में लाए, तो तुम एक ऐसे इंसान की तरफ एक्ट करना छोड़ दोगे जो समझ रहा है कि वो विक्टिम है और ना कि मैं। उसके डैड बोलते तुमने क्या कहा अभी। वो बोलती है कि आगे आप जानते थे उनके साथ ये होगा, फिर भी आप खड़े रहे और होने दिया। वो सोचती है कि अगर मैंने अब तक बुक नहीं पढ़ा होता जो एनेक्स में था, यानी कि जहाँ पर उन्होंने इसे रखा था, तो मैं आज तक तुम्हारे और मेरे भाई के प्यार के लिए तरसती रहती। मगर और वो अपने डैड से कहती है आपको पता है जिन्होंने ये बुक लिखी है, वो कहते हैं कि जो माँ-बाप हैं, उन्हें अपने बच्चों से प्यार करना चाहिए। उसके डैड बोलते हैं, "तुम क्या कह रही हो?" और फिर वो यहाँ पर सोचती है कि मैंने बस वही स्माइल रखने की कोशिश की, जो मेरी मॉम उस पोर्ट्रेट में पहनी हुई थी। डैड आपने मुझे इग्नोर किया, मेरी सारी जो आँसू हैं, उनको भी इग्नोर किया और जो मेरे ज़ख्म हैं, उन्हें भी। क्या लगता है आपको कि जो गॉड हैं, वो आपको इजाज़त देंगे कि आप मेरी मॉम को वापस देखें? और आपने जो ये उनके साथ और जो मेरे साथ आपने किया है, जिसको बचाते-बचाते मेरी मॉम चली गई। माफ़ करना डैड, मगर मुझे ये कहना पड़ेगा, आप उन्हें कभी नहीं देख पाएँगे, मरने के बाद भी। और वो सोचती है कि अब क्या इसे समझ में आएगा, वो दर्द जिसके साथ मैं जी रही हूँ। और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है और इस तरह से वो अपना एवियन हाउस यानी उसका घर छोड़ देती है। मिलिट्री में बैकग्राउंड आपका मैटर नहीं करता।
बहुत सारे अमीर घराने के लोग जिन्हें कोई ओहदा नहीं मिल पाया, वो यहाँ पर आ गए। और जो लड़कियां हैं, वो जो मेडिकल्स में काम करती थी, वो सारी यहाँ पर आ गई, यानी मेडिकल टीम में थी। ताकत, बस वही एक चीज़ मैटर करती है यहाँ पर। और यहाँ पर एक आदमी बुलाता है, चलो दूसरा आ जाओ, पेट्रिशिया एवियन। और हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड आ चुकी है, और सब उसे देखकर चौंक जाते हैं, बोलते एक बच्ची। वो सोचते हैं क्या ये लोग ऐसे देखते कि जादू आता है कि नहीं, और वो मैजिक करने लग जाती है, और सब देखकर हैरान रह जाते हैं, इतनी शक्ति। और वो लोग बोलते कि कुछ ही पल में मुझे तो लगता है कि तुम मैजिक नाइट्स में शामिल हो जाओगी। और वो सोचती कि आज पहली बार वो जादू काम आया है जिसने मेरी मॉम को मार दिया था। लाइफ मिलिट्री में बहुत टफ थी, ये तो बात है, मगर जो वो लोग आपके स्ट्रेंथ पर ही रिवॉर्ड देते थे, वो उतना बुरा नहीं था। जहाँ पर मुझे सब कुछ सहना पड़ रहा था, वहाँ पर मैं कुछ कर पा रही थी, उससे तो ये बहुत अच्छा था। 8 साल बाद मैं कैप्टन बन जाऊंगी, जो मैजिकल नाइट डिवीजन है उसमें। आप देख सकते हैं इसका कॉस्ट्यूम कितना अच्छा बनाया गया है। और आज का दिन, जब वो बोलती है कि मैंने तुमसे कुछ और कहा था और तुम थर्ड प्रिंस को ही लेकर आ गए, तीसरे प्रिंस को, यानी कि यहाँ पर रिक्रूटमेंट, यानी कि किसी को लगाया जा रहा है किसी काम पर, तो वहाँ पर थर्ड प्रिंस का नाम लेकर आए वो लोग। तब वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और बोलते कि अरे तुम तो सबसे जवान कैप्टन हो ना, और तुम प्रिंस से डर गई। वो लोग बोलते हैं कि ये जो क्वीन है उन्होंने खुद कहा है, तो तुम्हें गर्व महसूस करना चाहिए। और उसका नाम है थियोबाल्ड क्रिश्चियन। और ये प्रिंस भले ही हो, मगर ये एक नाजायज़ औलाद थी। इसे एक नौकरानी ने जन्म दिया, और जन्म देते टाइम वो मैजिक को सह नहीं पाई और उसकी मौत हो गई। तब से ही वो सबसे छुपा हुआ, अकेले रहता है, उसके पास कोई सहारा नहीं है, बिल्कुल मेरी तरह। वो 14 साल का है, और मुझे नहीं लगता कि उसने ये सब खुद से कोई दावत दी होगी, पर उसकी ज़िंदगी में ये सारी मुसीबतें आ रही हैं। वो लोग बताते हैं कि उसे अभी लिस्टेड नहीं किया गया है, और साथ ही में उसके पास ज़्यादा पावर तो है, मगर वो कंट्रोल नहीं कर पाता है इस पावर को। तब वो सोचने लगती है कि वो लोग किसी ऐसे को मैजिकल नाइट्स में कैसे फेंक सकते हैं। क्या उन्हें चिंता नहीं कि वो मर जाएगा? काश ऐसा होता कि वो उन सब चीज़ों में मेरे जैसा नहीं होता। और वो मान जाती है और बोलती है ठीक है, मैं उसे ले लूँगी। और सोचती है कि मैं ध्यान रखूँगी कि वो सुरक्षित रहे, और ये भी कि वो ज़िंदा रहने की जो कला है वो सीखे। तो यहाँ पर वो थर्ड प्रिंस आ चुका है, सभी लोग मिलने आ गए उससे, और वो अपना इंट्रोडक्शन देती है उसे, पैट्रिशिया मैं तुम्हारी कैप्टन हूँ आज से। वो सोचती है भले मैं इसे मात दे दूँ, मगर मुझे याद रखना पड़ेगा कि ये रॉयल फैमिली से है। और उसे वो देखकर मुंडी टेढ़ी कर लेता है। यहाँ पर जो फीमेल लीड है हमारे, उसे गुस्सा आ रहा है, और सब लोग सोच रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। तब हमारी फीमेल लीड उसके चेहरे पर हाथ रख और उसे अपने तरफ घुमाती है, उसके चेहरे को। वो शर्मा जाता है और बोलता है क्या है। तो पैट्रिशिया उसे मुस्कुराकर देखने लगती है और वो उसके गाल खींचने लगती है, और वो नीचे बैठ जाता है चिल्लाकर। वो शर्माने लगता है और बोलता है कि ये क्या था, ये किस लिए था मुझे करना ये सब। तब वो बोलती है कि इतनी आप अकड़ू बातें करते हैं योर हाइनेस। और वो प्रिंस बोलने लगता है तुम जानती हो मैं रॉयल घराने से हूँ। तब वो बोलती है हाँ हाँ मैं जानती हूँ, तो तुम जाकर अपने महाराज से क्यों बोलते नहीं कि जो मेरी कैप्टन है मुझे परेशान कर रही है, जाओ। ओ हाँ, तुम कर ही नहीं सकते, कितना ये बेइज्जती वाला मामला होगा ना तुम्हारे लिए। और तुम्हें जो रॉयल ऑर्डर मिल रहा है कि तुम यहाँ पर आओगे, वो भी तो तुम ठुकरा नहीं सकते, कर सकते हो क्या। तब वो थोड़ा सा उदास लगने लगता है यहाँ पर। तब प्रिसिला सोचती है कि ये मुझे गुस्से में नहीं लग रहा है, बल्कि ये तो अकेला लग रहा है। और वो सोचने लगती है कि अभी के वक्त में सिर्फ जो महारानी है उनके बच्चे वही वैल्यू, वही कीमत रखते हैं इस दुनिया में, और बाकी सारे बच्चे उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कुछ लोग तो पता नहीं कहाँ गायब भी हो जाते हैं, या गायब कर दिए जाते हैं। मुझे लगता है कि ये हमेशा यही सोचता होगा कि कहीं ये उनमें से ना हो, और क्या पता यही सोचता हो कि मैं क्वीन के साथ लगी हुई हूँ इसे मारने में, मगर ये तो ऊपर से ऑर्डर आया मुझे, अब ये कहीं नहीं जा सकता। वो बोलती है कि यहाँ पर मिलिट्री में जो बातें होती हैं और जो ऑर्डर्स आते हैं, वो किसी के लिए भी ज़रूरी है, इसलिए मैं तुम्हारी कैप्टन हूँ, तो तुम्हें वो सारी चीज़ें माननी पड़ेगी।
तब वो बोलता है, तो तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूँ? तब वो बोलती है, चलो ट्रेनिंग फील्ड के 20 चक्कर लगाओ और फिर जो तुम्हें वो लकड़ी का वो दिख रहा है, उसके तुम्हें 100 चक्कर काटने हैं और फिर सिटअप, पुशअप ये और अगर तुमने अब भी शुरू नहीं किया, तो ये और मुश्किल होता जाएगा। वो उसे वैसे ही ट्रीट करती है जैसे वो सभी लोगों को। उसने भेदभाव नहीं किया क्योंकि वो रॉयल है, तो उसे कुछ और अलग तरीके से वो ट्रीट करे। जब भी वो भागता था तो मैं उसे खींच कर लेके आ जाती थी। मैंने उस खुद को रोका नहीं, बस इसलिए क्योंकि उसका स्टेटस बड़ा है हमसे और ध्यान दिया कि वो हर काम पूरी तरह से कंप्लीट करे। आज भी वो पुशअप करते-करते नीचे गिर गया है। उसने 100 पुशअप्स किए हैं आज और प्रिसिलिया सोचती है कि ये तो बहुत ज़्यादा टफ़ है, जितना मैंने सोचा था और कहती है कि तुम्हें अपने स्टैमिना पे काम करना पड़ेगा योर हाइनेस। तब वो बोलता है कि चुप करो, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रही हो। तब वो बोलती है, आपको यहाँ रहना है तो आपको ये सब सहना सीखना पड़ेगा। यही यहाँ पे रहने का तरीका है। तभी जो मेल लीडर है उसकी नज़र कहीं जाती है और वो देख रहा है प्रिसिलिया को और प्रिसिलिया उससे बोलती है कि अब आपको ताकतवर बनाते हैं योर हाइनेस, इतना ताकतवर कि कभी कोई तुमसे कोई चीज़ ले ना पाए। और वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और कहती है, अगर हम लोग ये सब कर रहे हैं तो चलो क्यों ना एक मौका दें उन सब रोतड़े लोगों को और रोने का। तब जो हमारा मेल लीड है वो भी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। तब वो पूछता है कि क्या मैं सच में यहाँ पर ताकतवर बन सकता हूँ? तो वो बोलती है, हाँ बिल्कुल। वो बताती है कि सभी लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे जब मैं यहाँ पर आई थी क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, मगर मैंने ऐसा जादू किया और अपनी ताकत दिखाई कि सभी की बोलती बंद हो गई। और वो कहती है कि अगर हम ट्रेनिंग भी करते रहे तो हमारा दिमाग भी शांत रहता है और हम लोग कुछ सोचते नहीं है। तब वो बोलता है कि क्योंकि इसलिए तुम्हारा दिमाग भी मसल बन गया है। तब वो बोलती है, क्या तुम्हें पता है मसल से तुम कुछ भी सॉल्व कर सकते हो? तब वो बोलता है कि कितना डरावना साउंड करता है ये। फिर भी वो बोलती है कि पर मैंने तो सब कुछ पा लिया इसी से और मैंने कई आइडियाज़ भी सोचे जैसे कि जो मैं घर से आई हूँ सारा उसे तबाह कर दूँ, क्यों ना? तब वो हँसने लगता है और कहता है कि तुम मुझे योर हाइनेस बोलना बंद करोगी? और कहता है मुझे थियो बुलाओ, जैसे कि सब बुलाते हैं। वैसे भी तुम मेरी कैप्टन हो। तब वो बोलती है, थियो? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझसे तहज़ीब से बात करनी चाहिए? कैप्टन से बात करने का एक तरीका होता है। तब वो बोलता है, ठीक है, माफ़ कर दो और मैं आज से बहुत अच्छी ट्रेनिंग करूँगा। तब वो उससे बोलती है, बहुत अच्छे। थियो ने कई बार कंप्लेन तो की, मगर उसने पहले से अब ज़्यादा ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी और जल्दी-जल्दी वो इम्प्रूव भी कर रहा है। हाँ, भले ही वो अभी अपनी मैजिक का यूज़ नहीं कर पा रहा है। वो तलवारबाज़ी नहीं कर पाता उस तरह से और वो बोलती है कि तुम्हें उतनी पावर है शायद जितना मुझे है। तब वो कहता है कि वैसे मैजिक सब कुछ नहीं है और वो उससे बोलती है लेकिन वही तुम्हारे काम आ सकता है अगर तुम कोशिश करो तो। चलो ठीक है, देखते हैं कि तुम्हारे लिए क्या एलिमेंट काम करता है सही से। और वो लोग तलवारबाज़ी के लिए तैयारी करने लगे। वो बोलता है, आज वो दिन है जब मैं तुम्हें मात दे दूँगा। तब वो बोलती है, अच्छा ऐसी बात है? चलो मुकाबला करते हैं और वो लोग मुकाबला करने लगते हैं। और वो सोचती है, क्या छोटा कोई होना आपके साथ में ऐसे ही फ़ील करता है? ये ज़िद्दी है और सच भी बोलता है। ऐसा लग रहा है मुझे चैलेंज करता रहता है हमेशा ये देखने के लिए कि ये जीतेगा कि नहीं। ये प्यारा भी लग रहा है वैसे थोड़ा। वो कहती है, चलो आज भी तो तुम हार गए और बोलती है, मैं जा रही हूँ, कल मिलते हैं। तभी एक पीछे से आदमी आता है और बोलता है कि योर हाइनेस आप सच में ठीक है एक ऐसी औरत से ऑर्डर लेने में? तब वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है सच में मैं इसे मात दे सकता हूँ? और कहता है कि यहाँ पर सब बराबर है, चाहे वो लड़की हो या लड़का या फिर वो अमीर हो या गरीब। और तुम्हें इतनी तकलीफ़ हो रही है, तो क्यों ना तुम इससे मुकाबला करो। उन्होंने ये जो पोज़ीशन है वो हासिल की है। तब थियो कहता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इतनी अच्छी भी और उन्होंने ये पोज़ीशन खुद से हासिल की। मुझे नहीं लगता कुछ वजह है कंप्लेंट करने की अगर वो पैट्रिशिया के बारे में है, कैप्टन। यहाँ पर वो खड़ के सारी बातें सुनती होती हैं और उसे खुशी होती है। और ऐसे ही वक़्त बीतता चला गया और उसने और प्यार से पैट्रिशिया को ट्रीट किया और पैट्रिशिया ने उसे हमेशा एक फैमिली की तरह माना।
वो लोग को आप सीन देख ही सकते हैं। और उसकी ज़िंदगी पैट्रिशिया की मिलिट्री में बहुत अच्छी थी, मगर सिर्फ उस दिन तक। और उसे नोटिस आता है, ये नोटिस आया है कि जो महाराज है वो आपकी जो आर्मी है उसके साथ में आपको फ्रंट लाइन में भेज रहे हैं। वो सोचती है क्या है ये? तब वो कहता है कि ये ऑर्डर मैजेस्टी की तरफ से आया है, तुम्हें गर्व होना चाहिए। और वो सोचने लगती कि हाँ, चीज़ें कुछ टफ तो थी एलिसिया किंगडम के साथ में हमारी, मगर जंग शुरू हो जाएगी इसके कोई आसार मुझे दिखे नहीं थे। और ऊपर से हमें कहा गया है कि हम बॉर्डर को क्रॉस करेंगे और पहले उन पर आक्रमण करेंगे, और इसका सीधा-सीधा मतलब है सीधा मौत के मुँह में जाना। और यहाँ पर बहुत सारे लोग, क्योंकि नोबल फैमिली से, बड़े-बड़े घराने से, तो अक्सर करके यहाँ पर किसी ने लड़ाई नहीं की है। हमें तभी वहाँ पर भेजा जाता है जब चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, और मुझे नहीं लगता कि अब तक कोई ऐसा अजीब-सा ऑर्डर आया होगा। वो कहती है कि सही बात ये है, उन लोगों से हमें एलिशिया पर आक्रमण करना पड़ेगा और जो वो बाहर की तरफ आए उन्हें अंदर ढकेलना पड़ेगा। सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि हमें क्यों भेजा जा रहा है? तब वो बोलती है कि क्योंकि ये मैजेस्टी का कमांड है, हम 3 दिन में लिख लेंगे। और ये बात किसी तक पहुँचनी नहीं चाहिए। जितना वक़्त मिला है अपने जो तुम्हारे अच्छे लोग हैं, जिनसे तुम प्यार करते हो, उनके साथ गुज़ार लो। सभी ने अपना सर पकड़ लिया है और जो थियो है वो भी चिंता में। रात हो गई है और जो पैट्रिशिया है वो बैठकर चाँद को देख रही है और सोचती है कि मेरे पास तो कोई नहीं है जिसे मैं अलविदा कहना चाहूँ, ना कोई फ्रेंड, ना कोई फैमिली। मेरी लाइफ़ बहुत अकेली लग रही है। तब पीछे से आवाज़ आती है, कैप्टन। और थियो आया हुआ है, जो मायूस लग रहा है। वो पूछती है, क्या बात है थियो? क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? थियो बोलता है। और वो बोलता है कि ये सब मेरी वज़ह से हो रहा है ना? वो सोचती है कि अगर मैं ना बोलूँगी तो इसका कोई वजह भी नहीं है ना बोलने की, सब जानते हैं, ये झूठ होगा। मगर मैं हाँ बोलूँगी तो ये इसे पूरी तरह से तोड़ देगा। और वो कहने लगता है कि वो लोग मुझे इसलिए भेज रहे हैं ना, क्योंकि वो चाहते हैं मैं वहाँ जाकर मर जाऊँ। वो सोचती है कि हम दोनों ये खुलकर कह तो नहीं सकते, मगर हम दोनों ही जानते हैं कि इसके पीछे कौन है, जो जो महारानी है, जो कि थियो से छुटकारा चाहती हैं। जब अब वो एक अच्छा नाइट बनने वाला है, वो भले ही एक आम औरत ने उसे जन्म दिया हो, मगर फिर भी वो रॉयल है और इससे एक बड़ा सैक्रिफाइस कहकर बताया जाएगा और पूरी वॉर को एक बहुत बड़ी जंग। ये एक अच्छा तरीका है थियो को मारने का। पर वो उसे दिलासा देती है, हम लोग मुकाबला कर सकते हैं उनका और हम ज़िंदा रहेंगे और उन सभी को पीछे छोड़ देंगे जिन्होंने हमें चोट पहुँचाने की कोशिश की। तब वो बोलता है अच्छा, और कहता है कि अगर मैं उन सबको पीछे छोड़ दूँगा तो इसका मतलब मैं ही राजा बन जाऊँगा ना? तब वो याद करती है कि थियो ने एक बार कहा था कि सभी उससे नफ़रत करते हैं, सारे रिलेटिव और सारे जो रॉयल फैमिली में हैं। तो अगर वो सबको पीछे छोड़ देगा तो वो महाराज बन ही जाएगा ना? तब वो हँसने लगती है और बोलती है, हाँ, हाँ, तुम बन जाओगे महाराज। और सोचने लगती है अगर किसी ने सुन लिया रॉयल फैमिली से कि हम लोग ये सब बोल रहे हैं, तो हमारा तो कत्ल हो जाएगा। और वो सोचती है लेकिन अगर थियो जिसने सब कुछ सहा है वो किंग बनेगा, तो मुझे लगता है वो एक दयालु किंग बनेगा। मगर चीज़ें वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते अक्सर करके। वो लोग जंग के मैदान पर चले गए। कुछ ही सिपाही हमारे साथ थे। हमने बहुत कोशिश की कि उन्हें हम पूरी तरह से ख़त्म कर दें। और यहाँ पर पैट्रिसिया सोचती है कि मुझे पता था कि एक वक़्त तक हम थक जाएँगे। तभी सब लोग कहने लगते कि अगर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े तो सब लोग मारे जाएँगे, हमें लौट चलना चाहिए। तभी ऑर्डर आता है कि कोई तुम में से वापस नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे और ये ऑर्डर है, तुम में से कोई ज़िंदा बचकर जाना नहीं चाहिए। सभी इसका पालन करेंगे और वहाँ पर गोलियाँ चलने लग जाती हैं। पैट्रिशिया समझ जाती है कि ये सच था, कि हम लोग बस एक टुकड़े थे उनके चाल के। वो उनसे कहती है कि घबराओ मत, तुम सब जाओ, मैं यहाँ पर दिखती हूँ। वो आगे बढ़ने लगती है और बोलती है कि हमारे साथी इस तरफ ही होंगे शायद से। तभी उसकी नज़र जाती है कि एक बुलेट चल रही है, यानी कि एक गोली। तब वो सोचती है ये बुलेट यहाँ पर क्यों आ रही है?
पर वो समझ जाती है कि ये थियो की तरफ आ रही है गोली, और जो ये गोलियां चल रही हैं ये महारानी का किया धरा है। वो नहीं चाहती कि थियो यहाँ से बचकर निकले। तभी वो अपने मैजिक का यूज़ करती है और सोचती है कि प्लीज़ मुझे वक्त पर वहाँ पर पहुँचा देना, और थियो को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करती है। तभी गोली उसे लग जाती है। थियो चिल्लाता है और उसके बचाव के लिए जाता है। खून देखकर थियो डर जाता है और चिल्लाने लगता है, कैप्टन आप ऐसे मर नहीं सकती, आपको जिंदा रहना पड़ेगा। इतना भी बुरा नहीं है, मैं मर रही हूँ पर मुझे इसका कोई गम नहीं है। मगर थियो चिल्लाने लगता है कि प्लीज़ आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। और यहाँ पर वो सोचती है कि ये पहली बार है कि मैंने जब थियो को रोते हुए देखा है। और वो उससे बोलती है कि तुम्हें ज़िंदा रहना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ज़िंदा रहना पड़ेगा थियो, और उन्हें उसका पछतावा होना चाहिए जो तुम्हारे साथ उन्होंने किया है। वो सोचती है कि बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे सारे जो साथी हैं वो सब के सब बच जाए, और ऐसा लग रहा है कि वो मर चुकी है। थियो अभी भी रो रहा है और वो कहता है कि सब ठीक है कैप्टन, और कहता है कि मैं अब कुछ और सोचता हूँ, और सोचने लगता है कि कैप्टन को भी पता नहीं था कि मैं किसी को सही करने का हीलिंग मैजिक यूज़ कर सकता हूँ। वैसे भी लोग हीलिंग मैजिक को अटैकिंग मैजिक से कमज़ोर समझते हैं। लोग इसका मजाक उड़ाते हैं इस मैजिक का, तो मैंने इसके लिए सीक्रेट रखा और इसे शर्मनाक मानते हैं। मगर ये कर सकता हूँ मैं सब कुछ एक ही बार में इस्तेमाल करूँगा और कैप्टन को ठीक कर दूँगा। चाहे मैं मर जाऊँ, मैं आपको मरने नहीं दूँगा कैप्टन। और उसने अपने मैजिक का यूज़ कर लिया। हम लोग देखते कुछ लोग आ गए हैं अब वहीं पर, और बोलते कि कितनी गंदगी मचा रखी है, और इस तरह से अग्नि ने एलिसिया बॉर्डर पर आक्रमण किया है, तो मुझे लगता है अब तक तो थर्ड प्रिंस वो तो ख़त्म हो गए रहेंगे। कितना बेकार है ये, इतने सारे मैजिशियन को हमें खोना पड़ा। ये जो महारानी है इनकी तो कोई हद ही नहीं है, और जो महाराज है बस एक कठपुतली। तब एक आदमी चिल्लाने लगता है कि हमने किसी को देखा है जो जिंदा है, और सब लोग बोलने लगते हैं जल्दी से मेडिक लेकर आओ। और सब शॉक हो जाते हैं कि थर्ड प्रिंस जिंदा है, और वो उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो बच्ची। यानी कि अब एलिशिया जो थी वो बच्चे के रूप में आ चुकी है, यानी वो बच्ची बन गई है वापस से। देखते आगे कहानी में क्या होता है।